सन 1600 की एक ठंडी और कोहरे से भरी दोपहर लंदन के टेम्स नदी के किनारे एक दफ्तर में कुछ व्यापारी इकट्ठा हुए थे। उनके पास ना तो कोई बड़ी सेना थी, ना कोई बड़ा साम्राज्य। उनके पास था तो सिर्फ एक सपना, पूर्व के देशों से व्यापार कर अमीर बनने का सपना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध सभ्यता यानी हमारी भारत के लिए एक काल बनकर उभरेगा। रानी एलिजाबेथ प्रथम ने जब उस ऐतिहासिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने सिर्फ एक कंपनी को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अनजाने में उस जंजीर की पहली कड़ी बनाई थी जिसने आगे चलकर भारत को 250 सालों तक जकड़े रखा। उस दौर का भारत आज जैसा नहीं था, वो सोने की चिड़िया था। मुगल बादशाह जहांगीर के दौर में भारत की जीडीपी दुनिया की 1/4 थी। यहाँ की मलमल, यहाँ के मसाले और यहाँ के बेशुमार हीरे जवाहरात पूरी दुनिया में मशहूर थे। जब कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज लेकर सूरत के तट पर उतरा तो वो मुगल दरबार में महज एक याचक था। वो घुटनों के बल बैठकर व्यापार की अनुमति मांग रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लोग आज हाथ जोड़कर व्यापार की भीख मांग रहे हैं, कल वही लोग भारतीयों के हाथों में बेड़ियां डालेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाकी उसकी सादगी में छिपी थी। उन्होंने पहले सूरत, फिर मद्रास और फिर कलकत्ता में अपनी कोठियां यानी फैक्ट्रियां बनाई। ये फैक्ट्रियां सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं थीं, बल्कि ये छोटे छोटे किले थे। धीरे धीरे इन किलों के अंदर उन्होंने अपनी सेना तैनात करनी शुरू कर दी। तर्क दिया गया कि ये सेना सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में ये भारत की छाती पर मूंग दलने की तैयारी थी। अंग्रेज जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंतरिक फूट है। यहाँ के राजा अपनी सीमाओं के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे और कंपनी ने इसी नफरत को अपना हथियार बनाया। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मौत के बाद ढहने लगा था। दिल्ली की पकड़ कमजोर हो चुकी थी और क्षेत्रीय सूबेदार खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। यहीं से बांटो और राज करो की उस घिनौनी नीति की शुरुआत हुई जिसने हमारे इतिहास को लहूलुहान कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव, जो महज एक क्लर्क बनकर भारत आया था, वो जल्द ही साजिशों का उस्ताद बन गया। उसने देखा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला एक स्वाभिमानी शासक है जिसे झुकाना नामुमकिन है, तो उसने युद्ध के मैदान की बजाय गद्दारी के बंद कमरों को चुना। यू डोंट जस्ट वॉन्ट अ कार। 1757 का प्लासी का युद्ध, ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक सौदा था। क्लाइव की छोटी सी सेना और नवाब की विशाल सेना आमने सामने थी, लेकिन नवाब का अपना ही सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल चुका था। जब युद्ध शुरू हुआ तो नवाब की आधी सेना ने हथियार ही नहीं उठाए। सिराजुद्दौला को हारना पड़ा और भारत की सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल की चाबियां कंपनी के पास चली गईं। ये वो दिन था जब भारत की गुलामी की आधिकारिक शुरुआत हुई। प्लासी की जीत के बाद कंपनी ने बंगाल को ऐसे लूटा जैसे किसी ने कभी नहीं देखा था। कंपनी का लालच बढ़ता ही गया। उन्होंने किसानों पर इतना भारी लगान लगा दिया कि लोग अपनी जमीनें, अपने मवेशी और यहां तक कि अपने घर बेचने पर मजबूर हो गए। 1770 का वो भयानक अकाल जिसने बंगाल की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया, वो कुदरत का कहर नहीं बल्कि कंपनी की नीतियों का परिणाम था। जहां बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, वहीं कंपनी के अधिकारी अनाज की जमाखोरी कर रहे थे और उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। इंसानियत के इतिहास में शायद ही कोई और व्यापारिक संस्था इतनी क्रूर रही होगी। बक्सर की लड़ाई ने तो मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1764 में जब मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना कंपनी से हार गई तो अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी अब वे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के असली मालिक बन गए थे। अब उन्हें व्यापार के लिए इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। वे भारत की ही टैक्स के पैसे से भारत का ही सामान खरीदते और उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाते। ये दुनिया की सबसे बड़ी संगठित डकैती थी। भारत का पैसा धीरे धीरे ड्रेन होकर लंदन पहुंच रहा था और भारत कंगाली की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे कंपनी का दायरा बढ़ा, उनका विरोध भी बढ़ा। दक्षिण में हैदर अली और उनके शेर बेटे टीपू सुल्तान ने कंपनी की रातों की नींद उड़ा दी थी। टीपू जानते थे कि अंग्रेज व्यापार के नाम पर जहर फैला रहे हैं। उन्होंने 4 युद्ध लड़े और आखिरी दम तक अपनी आजादी का सौदा नहीं किया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवारों पर जब टीपू शहीद हुए तो लॉर्ड वेलेस्ली ने गर्व से कहा था, आज से भारत हमारा है। लेकिन भारत अभी पूरी तरह उनका नहीं हुआ था।
मराठा योद्धाओं और पंजाब के शेरों ने भी उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन कंपनी की कूटनीति और उनके आधुनिक तोपखाने के सामने वीरता अक्सर हार जाती थी। अंग्रेजों ने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, उन्होंने हमारी संस्कृति और धर्म पर भी चोट की। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीयों को लगा कि उनकी पहचान खतरे में है। 1850 के दशक तक आते आते असंतोष का घड़ा भर चुका था। फिर आई वो चिंगारी जिसने पूरे उत्तर भारत को आग के हवाले कर दिया। 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे की वो एक गोली बैरकपुर की छावनी से निकली और देखते ही देखते दिल्ली, झांसी, कानपुर और लखनऊ तक विद्रोह की ज्वाला फैल गई। बहादुर शाह जफर को फिर से शहंशाह घोषित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे नायकों ने वो वीरता दिखाई जिसने अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी। वो साल भर तक चलने वाला संघर्ष था जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधी से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन अफसोस, ये क्रांति विफल रही। तकनीकी श्रेष्ठता, संचार के साधनों, टेलीग्राफ और अपनों की ही गद्दारी ने इस पहले स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया। अंग्रेजों ने जो प्रतिशोध लिया वो रूह कपा देने वाला था। हजारों बागियों को सरेआम फांसी दी गई और दिल्ली को लाशों के ढेर में बदल दिया गया। अंग्रेजों ने सिर्फ जमीन नहीं छीनी, उन्होंने हमारी संस्कृति और धर्म पर भी चोट की। उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिससे भारतीयों को लगा कि उनकी पहचान खतरे में है। 1850 के दशक तक आते आते असंतोष का घड़ा भर चुका था। फिर आई वो चिंगारी जिसने पूरे उत्तर भारत को आग के हवाले कर दिया। 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे की वो एक गोली बैरकपुर की छावनी से निकली और देखते ही देखते दिल्ली, झांसी, कानपुर और लखनऊ तक विद्रोह की ज्वाला फैल गई। बहादुर शाह जफर को फिर से शहंशाह घोषित कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे नायकों ने वो वीरता दिखाई जिसने अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी। वो साल भर तक चलने वाला संघर्ष था जिसमें हिंदू और मुसलमान कंधी से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन अफसोस, ये क्रांति विफल रही। तकनीकी श्रेष्ठता, संचार के साधनों, टेलीग्राफ और अपनों की ही गद्दारी ने इस पहले स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया। अंग्रेजों ने जो प्रतिशोध लिया वो रूह कपा देने वाला था। हजारों बागियों को सरेआम फांसी दी गई और दिल्ली को लाशों के ढेर में बदल दिया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद को समझ आ गया कि एक कंपनी इतने बड़े देश को अब और नियंत्रित नहीं कर सकती। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई। लेकिन चेहरे बदले थे, नीतियां नहीं। कंपनी ने जो नींव रखी थी उसी पर अब ब्रिटिश राज की इमारत खड़ी हुई। 250 सालों तक एक निजी कंपनी ने जो जख्म दिए उनकी भरपाई आज भी हमारा इतिहास कर रहा है। ये कहानी केवल एक व्यापारिक कंपनी की नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब हम आपस में बंटते हैं तो बाहरी शक्तियां कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास भारत की उस महानता का भी गवाह है जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की।